Yes. First of all, you have to understand what is given to you in data. Clear? For example, there is a firm, they submit a bid. Clear? So bid, after submitting the bid, we have a chance that whether it will be accepted or rejected. Clear? So this question is giving you, okay, we have 50-50 chance. Okay, 50-50 chance of getting the rejects or not. Clear? So we have 50% chance that our bid will be uh, submitted or not. Clear? And then there is another information that is given you. Okay, however, the agency which bid submitted subsequently requested additional information. Clear? एडिशनल इन्फॉर्म यानी कि आप बिड सबमिट करेंगे और हो सकता है वो आपका सबमिट हो जाए तो उसके बाद वो आप लोगों से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे. ठीक है, उसके कितने चांसेस हैं? Past experience indicates that 75% of the successful bid and 40% of the unsuccessful bids, the agency requested additional information. Are you getting or not? यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूं मैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह है. सबसे पहले तो आप लोग लेटर यूज करेंगे, कोई इवेंट जिस तरह हमने इससे पहले किया था. 41 है ना ये? यस सर. तो लेट अज्यूम आप लोग लेटर, लेट सपोज मैं ए यूज करता हूँ. ए इज यूज फॉर बिड इज सक्सेसफुल के लिए सर. सॉरी क्या कर, सक्सेसफुल के लिए ए और हाँ सक्सेसफुल. यस सर. सक्सेसफुल ये बिड होगी. तो आप ए कॉम्प्लीमेंट कर लें या बी कर लें, इट्स अप टू यू. ठीक है, चलिए मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ. तो अगर ए सक्सेसफुल बिड होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अनसक्सेसफुल. रिक्वेस्टेड होगी. ओके, या फेल्यूर कर लें, या चलिए नॉट सक्सेसफुल कर लेते हैं. ठीक है, और फिर एडिशनल के लिए आप लोग कोई यूज करें. बी यूज कर ले सर. ठीक है, बी के बिड रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन. यस सर. तो देखिए, मैं अगर इसको ट्री डायग्राम के जरिए लिखूं तो हो सकता है आप. So for bid we have two possibilities whether it will be successful or not. So P of A आपको given है कि 50-50% है. ठीक है, ये A कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब जब आपका सक्सेसफुल होगा तो उसके लिए अगेन वी हैव टू ब्रांचेस के वेदर दिस फर्म रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बी लिखा है. सो बी गिवन दैट आवर A is for example successful bid के लिए, और ये भी आपको गिवन है. ठीक है, आप लोग सेकंड स्टेटमेंट देखें तो क्या कहता है. लेट मी ओपन द बुक. यस, यहाँ पर ये कहता है कि फॉर 75% ऑफ द सक्सेसफुल बिड, यानी कि जो सक्सेसफुल बिड हो रही है, मतलब ये कंडीशन हमने अप्लाई की है कि गिवन दैट आवर प्रोजेक्ट इज सक्सेस, बिड इज सक्सेसफुल, देन we have 70% chances that the firm require additional information. तो इस चीज को मैं लिखूंगा P of B given A 0.75. क्लियर? तो ये चीज आपको गिवन है 0.75. अच्छा, 75% चांस है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगे. बाकी 25% यानी कि 0.25 प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमें 1 आती है. तो इस वो ब्रांच जहाँ पर आ जाएगी हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, दैट विल बी 0.25. मगर हम पहले डेटा जो गिवन है उसको हम लिखते हैं. ठीक है, अच्छा, सेकंड जो ब्रांच यहाँ पर वो बात कर रहा है, जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 40% ऑफ अनसक्सेसफुल, जिसको हमने नॉट सक्सेसफुल के लिए ए कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है.
अगर आपका बिट अनसक्सेसफुल है तो 40% चांसेस है कि आप लोगों से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाए। तो इस चीज को ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ब्रांच है बी ऑफ बी फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन दैट कि आवर बिड इज अनसक्सेसफुल। तो गिवन ए किया है, इसका है पॉइंट कितना होगा, लेट मी चेक, दिस इज 40. 0.40, ओके, सो 0.4 इज दिस थिंग इज क्लियर। ये डेटा आपके पास गिवन है। अब एडिशनल डेटा हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो किस तरह लिखूंगा, चले मैं इसको कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोग इसको ना देख सकते हो। इनडायरेक्टली हमें दो चीजें और गिवन है, दिस इज पी बी कॉम्प्लीमेंट के आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन ना मांगी जाए, ठीक है, गिवन दैट कि आवर बिड इज सक्सेसफुल, क्लियर, वो है 0.25, क्योंकि 1 माइनस 0.75 करेंगे, ठीक है, यही आएगा ना। और इसको मैं लिखूंगा पी ऑफ अगेन probability of additional information will not taken given that the bid is unsuccessful। इसका आप लोग बताएं, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो ये 0.6। इज इट क्लियर अप हियर? सर Yes, sir. ये तो सही है सर, लेकिन मैंने जो गलती की है वो ये है कि सर मैं जो इंटरप्रिटेशन सर वो सही से नहीं कर सका सर। वहां पर ए पहले क्यों नहीं आया, बी बाद में नहीं क्यों नहीं आया सर? वो अच्छा डेटा को मतलब सही से समझ नहीं आ रहा है सर। कोई स्टूडेंट वेटिंग। इस स्टेटमेंट को आप लोग रीड करें ना। तो क्या कहता है, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। ये तो क्लियर है, सर दोनों वाला ये वाली स्टेट फॉरवर्ड है, ठीक है। सही है सर, ये वो तो क्लियर है सर। अब देखिए यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, हाउएवर the agency to which the bid was submitted subsequently requested additional information on the bid। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन की वो बात कर रहा है, ठीक है, मगर जो प्रायोरिटी हमने कल लिखी है वो यहाँ से ठीक है। ये कहता है पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट 75% ऑफ दी, अच्छा ये 75 प्रायोरिटी है, ठीक है, मतलब 0.75 प्रायोरिटी फॉर सक्सेसफुल बिड्स, क्लियर, and 40% of the unsuccessful bids the agency requested additional information। यानी कि अगर मैं स्पॉट 75 वाले पोर्शन को आपको समझाऊं तो ये कहता है 75% ऑफ द सक्सेसफुल बिड, ठीक है। सो दिस इज इन अदर वर्ड we have 0.75 probability of successful bid that agency requested additional information। इनको मतलब दो सेंटेंस को अलग अलग अगर हम करना चाहें तो बाद में आप इसी तरह 40% की आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। चलें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है पहले वो चीज आप समझें कि ये चीज मतलब क्या है। तो ये कहता है क्लास आप बीती करेगा। इज इट क्लियर अप यार? तो अच्छा ये कहता है कि 75% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे बिड्स की जो सक्सेसफुल है, ठीक है, वो ये प्रोबेबिलिटी है कि एजेंसी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे ना रिक्वेस्ट करे, मांगे। तो मतलब आप इस तरह गिवन डेट में अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, गिवन डेट बिड इज सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज 0.75, ठीक है। तो मतलब लफ्जों को ना आगे पीछे करके आपको ना समझाया गया है, और वही इनफेक्ट सेम इसका पर्पज है और मकसद है। आप लोग इसको दोबारा रीड करेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अंडरलाइन किया है कि 75% ऑफ द सक्सेसफुल बिड, इसका मतलब कि हमारी कंडीशन गिवन है कि वो बिड क्या है, सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल के लिए हम क्या लिखेंगे, गिवन डेट के लिए सक्सेसफुल के लिए हमने ए लिखा है, तो ए हम बाद में लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि 75% ऑफ द सक्सेसफुल, ठीक है। यानी कि अब हम जो भी बात करेंगे प्रायोरिटी वो इसी डोमेन के अंदर रहते हुए करेंगे कि हमारी जो बिड्स हैं वो सक्सेसफुल है, ठीक है। और प्रायोरिटी 75 किसकी है, दैट एजेंसी रिक्वेस्टेड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो रिक्वेस्टेड एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमने ये बी लिखा था, तो मैं लिखूंगा पी ऑफ बी गिवन है। तो ये अंडरलाइन जो मैंने किया है उसका मतलब मैथमेटिकली
P of B given A है। इसी तरह आप लोग इसको अगर रीड करें, ये कहता है 40% 0.4 ऑफ दी अनसक्सेसफुल। अब हम बात कर रहे हैं अनसक्सेसफुल, तो इन अदर वर्ड दिस इज अवर डोमेन। तो अब ये गिवन है, यानी कि गिवन दैट कि आवर बिड इज अनसक्सेसफुल, तो इसको मैं लिखूंगा गिवन दैट अनसक्सेसफुल के लिए कौन सा लेटर यूज किया था हमने? ए कॉम्प्लीमेंट किया था शायद, ऐसे ही। और यस सर। प्रायोरिटी रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको हमने आगे बी यूज किया, तो दिस इज सेम एज पी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने यहाँ प्राप्त किया। तो ट्री डायग्राम से हमने वही सेम रिजल्ट यहाँ से लिया। सो इस डेटा इज क्लियर, यानी कि अभी ए पार्ट से पहले पहले जो आपको डेटा गिवन है अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। यस सर, क्लियर है। अब देखें व्हाट इज प्रियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिड गेटिंग अ सक्सेसफुल, दैट इज सर prior to the request of additional information। additional information से पहले पहले की वो बात कर रहा है कि कितनी प्रायोरिटी होगी, 0.5% सर। 0.5 जो डायरेक्ट आपको गिवन है, मतलब प्रियर जो इनिशियल प्रायोरिटी थी हम जिसको कहते हैं, ठीक है। ओके, सो इज ए पार्ट इज क्लियर टू यू? सर ये ट्री डायग्राम में इशू है सर। ये ट्री डायग्राम पर आ गए। सर ये फर्स्ट वन जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज 0.75, ये तो समझ में आ गया। ये दूसरा पार्ट समझ में नहीं आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए 0.25। लेट आए थे शायद करार, तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये ब्रांचेस का टोटल सम जिस तरह आपने 0.5 टोटल प्रायोरिटी 1 होती है, ठीक है। तो इस ट्री के ये दो ब्रांच है, तो उनकी प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या किया है, ये जो 0.25 मैंने लिया है, ये मैंने 1 से 0.75 माइनस किया, क्योंकि ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन की और ये भी कॉम्प्लीमेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन ना मिलने की प्रायोरिटी। तो इसी तरह ये 0.6 कैसे आया, ये 1 माइनस 0.4, क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस का सम हमेशा 1 होना चाहिए। आप देखें कि 0.4 0.6 1 है, 0.7 0.2। तो ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट जिस तरह हम लोग करते हैं ना, आपको पता है कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर अप हियर? यस सर। तो क्या कहता है, what is conditional priority of a request for additional information given that the bid will ultimately be successful? इस स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली किस तरह लिखूंगा? How can I write? सर ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है सर, ये तो ऑलरेडी ट्री के अंदर। वेरी गुड। तो ये आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन वही जो गिवन है आप लोगों को, ये दूसरे लफ्जों में ना पूछना चाहता है, ये अच्छा ये वही सेम चीज है जो कि मैंने अंडरलाइन किया था। व्हाट इज कंडीशनल प्रायोरिटी फॉर रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमने लेटर बी यूज किया था, और गिवन दैट अल्टीमेटली सक्सेसफुल के लिए ए यूज किया था। तो ये सेम ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। Am I right? ये सर सही है। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी थी, 0.75 सर। तो इसको आप लिखेंगे बी गिवन ए इक्वल टू 0.75, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर? सी में क्या कहता है? ये सर compute the posterior probability that the bid will be successful कंपेयर थ्योरम लगाना है। given a request for additional information। पहले तो मुझे बताएं कि मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं कैसे लिखूंगा? What should I write? सर प्रोबेबिलिटी सर सक्सेसफुल, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A सक्सेसफुल given- ओवर रिक्वेस्टेड। A given B सर।
A given B. A for and successful and B for requested for conditions अब देखिए ये additional information sir. B given A आपको मिला हुआ है, इसका रिवर्स है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, प्रीयर प्रोबेबिलिटी है, और हम जैसे रिवर्स तक पहुंचे तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं P ऑफ A गिवन B कह रहे थे ना आप लोग। अगर आप किसी को नहीं भी पता बायस थ्योरम का, तो कॉन्सेप्चुअली आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो पता है कि ये चीज किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B, ऐसे ही है। Yes sir. अब नोमिनेटर आप लोग इजीली लिख सकते हैं क्योंकि हमें B गिवन A पता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं B गिवन A के साथ लिखना चाहूँ, B गिवन A, तो मुझे कोई चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे क्या मल्टीप्लाई करें हम ताकि इंटरसेक्शन Of A sir. A, क्योंकि अपान में A आ जाएगा तो यू विल गेट P ऑफ A टाइम्स, सो दिस इज नोमिनेटर इज क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि अब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं ना, A और B पार्ट में हम इन दोनों चीजों को कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब 0.5 को 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट A इंटरसेक्शन B। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, P ऑफ B जो है ना, B फॉर व्हाट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, yes or no? Yes sir. अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि कब एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, बिड सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी, Successful होना sir दोनों sir. दोनों में हो सकती है। वेरी गुड। तो बी के लिए पॉसिबिलिटी है, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, P ऑफ B एंड बिड इज सक्सेसफुल A प्लस, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कि हमारी जो बिड है वो अनसक्सेसफुल हो, B इंटरसेक्शन सॉरी A कॉम्प्लीमेंट। कैन आई राइट दिस थिंग, मींस B के लिए Yes, sir. ठीक है। अब ये तो इंटरसेक्शन ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन है, एक ही बात है, तो मैं क्या लिखूंगा, P ऑफ A, नोमिनेटर को मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसका ये पहला टर्म वही सेम है, ठीक है, B इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन, तो इसको मैं लिखूंगा P ऑफ A टाइम्स P ऑफ B गिवन A, ऊपर वाला सेम मैंने लिखा है, प्लस इसी तरह मुझे इसके बारे में बताएं कैसे लिखूं, क्योंकि हमें A गिवन B तो का पता नहीं, मगर B गिवन A कॉम्प्लीमेंट का पता है, तो हाउ कैन आई राइट नाउ दिस इंटरसेक्शन? Sir, probability of A bar into probability of. अच्छा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको पीरियड प्रोबेबिलिटी में क्या चीज गिवन है, तो अकॉर्डिंगली इसको ओपन करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास दो वर्जन है, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज गिवन टू यू, क्या चीज गिवन है, तो अकॉर्डिंगली। अच्छा, P ऑफ A है और A कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो मैं लिखूंगा P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ऊपर रख रहा हूँ। तो मुझे बताएं ये कंडीशनल क्या आएगी फिर, व्हाट इज राइट, ये नजर आ रहा है या यहाँ पर लिखूंगा? चले, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P of A, P of B given A, his nominator is clear to you all। अच्छा, इस सेम पार्ट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, A P of B given A, प्लस में इसको लिखने जा रहा हूँ P of A कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई P of B given A। इसको अगर आप ओपन भी करें यू विल गेट इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ये बायस थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपने देखी होगी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है डिनोमिनेटर में, और ये फार्मूला बायस रूल का है, बायस थ्योरम। अब आपको ये तमाम चीजें गिवन है, जैसा आप इसको पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो A के लिए आपको पता है 0.5 था, B गिवन A के लिए आपको पता है 0.75 था, और ये तो सेम आएगा। अच्छा, 0.5 टाइम्स 0.75 प्लस ये क्या चीज है, ये भी 0.5 है, ठीक है, अनसक्सेसफुल। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशनल गिवन
अनसक्सेसफुल, ये क्या चीज थी, गिवन थी ना, क्या थी, 0 पॉइंट वाट, याद है? 0.25 सर, या शायद तो 0.40 है। 0.0। अब तो आपने इसको कैलकुलेट से कैलकुलेट ही करना है ना। इसका आंसर आ जाएगा 0.6522। 6.5। 22। तो आपको ए गिवन बी पता हो, उसका रिवर्स कैलकुलेट करना, तो ये बायस रूल जो है ना यूज आता है, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और कोई प्रॉब्लम हो इसका? सर एक मुझे, हाँ बताओ। 43 वाले तो नहीं? ये सर 43 है। सही है सर, वो ही मेरा भी है सर। 43 में क्या है चेक करें। Okay, who will read this problem? अच्छा, ये स्पोर्ट्स साइड प्रॉब्लम है आई थिंक। आप लोगों में से वो फिजिकल स्पोर्ट्स वाले कहाँ गए हैं, बताइए आप। सर हसनैन भाई है। हसनैन, तुम्हारे फील्ड का प्रॉब्लम है, दूसरा बंदा कहाँ है? यस सर। चलें इसको read करें जरा। Who will read? चलो सीआर तुम ही रीड करो। Two Varthan professor analyzed 1,16,13,234 putts by golfers on the Professional Golfers Association tours and find that 9,83,764 of the putts were made and 6,29,470 of the putts were missed. Further analysis showed that for the putts that were made, 64.0% of the time the player was attempting to make the putt, and 18.8% of the time the player was attempting to make a right putt. And for the putts that were missed, 20.3% of the time the player was attempting to make a putt, and 73.4% of the time the player was attempting to make the right putt. फिर DG Pop and MI Twitter is Tiger Woods' lost advice. Pakistani Voice of the Force of Experience Competition and High Stakes, June 2009, and Wharton School, University of Pennsylvania. What is the probability that PGA Tour player make a putt? और समझ तो नहीं आया। समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को? नो आप लोग सर। ने गेम खेली है ये अपना क्या कहते हैं, गोल्फर? नो सर। अच्छा, पता है कि इसमें पार क्या होते हैं या ब्राइड क्या होते हैं? सर ये तो फिजिकल एजुकेशन वाले बताएंगे ना। हाँ हसनैन बताओ। चलिए मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, रफली आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब दो पर्पस एनालाइज कर रहे हैं गोल्फर की पुट, मतलब पुट का मतलब आप मतलब इन अदर वर्ड्स रफली आप शॉट समझ सकते हैं कि उन्होंने इतनी शॉट्स लेट सपोज प्ले किए और उनमें से कुछ मिस हो गई और कुछ जो है ना वो मेड हो गई, मेड मतलब सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। तो आप देखेंगे ये टोटल तादाद गिवन है, उसमें से इतना तादाद जो है ना वो मेड हुआ है और इतना तादाद मिस्ड हुआ है, यानी कि इन दोनों को आप सम करेंगे, यू विल गेट दिस नंबर। क्लियर? यस और नो? यस सही है सर। सर। तो अब अगर यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी
that the golfer make पुट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे करेंगे हम इनिशियल, आपको पता है जो चैप्टर 4 में स्टार्टिंग में हमने किया था, प्रोबेबिलिटी याद है ना, क्या फार्मूला था? सही सर, वहां तक तो हो गया है सर। यानी कि अगर आपसे ये प्रोबेबिलिटी मांगी जाए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पीजीए टूर मेक्स अ पुट, तो आप कैसे करेंगे? सर वो 98376 को डिवाइड करेंगे टोटल से, आगे तो हमारे पास तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझना है, ये यहाँ तक क्लियर, तो आगे मैं रीड कर रहा हूँ। फर्दर एनालिसिस ये कहते हैं कि फॉर पुट्स दैट वर मेड, जो मेड हुए हैं, ठीक है, उनमें से 64.0% ऑफ द टाइम प्लेयर वाज अटेम्प्टिंग टू मेक अ पार पुट and 18.8% of the time the player was attempting to make a birdie putt. अच्छा, जब आप इसमें पुट की बात करेंगे गोल्फ में, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना वो पुट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर 2 की वो बात कर रहे हैं, मगर इसके अलावा भी काफी होते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस से वेरी करते हैं। अभी मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं कि पार के लिए कितना डिस्टेंस से वो शॉट लगाते हैं या ब्राइड के लिए कितने डिस्टेंस के लिए, बहरहाल डिस्टेंस से रिलेटेड इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे भी हैं, मगर ये कहते हैं कि जो मेड हुए हैं उनमें से 18.8 प्लेयर वाज अटेम्प्टिंग अ पार पुट, किसी खास लेंथ डिस्टेंस से वो पुट करना चाहता है, और दूसरा डिस्टेंस है, लेट्स सपोज उसका नाम है ब्राइट पुट, ठीक है। तो इस चीज को मैं किस तरह लिखूंगा, अगर आप लोग इसको वैसे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर ट्री डायग्राम बनाई थी, तो ट्री डायग्राम बनाए तो इजी हो जाएगा। आप लोग देखें, इसके लिए आप लोग कोई लेटर यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इससे पहले हमने ए और बी को यूज किया, यहाँ पर भी आप सर लोग वही कर लें, एनालाइज के लिए मेड के लिए एम और मिस्ट के लिए एस। हाँ बताएं, लेट कौन सा है, 43 है ना ये? यस सर, एनालाइज के लिए ए। नहीं, आपके पास है कौन कौन सा इवेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सर तो पहले तो है ना कि एनालाइज टोटल जितने हैं उनमें से आधी मेड हुई हैं आधी मिस्ट हुई हैं, हाँ, पहला इवेंट तो ये होगा ना। मेड और मिस के लिए आप लोग बताएं पहले तो, ठीक है। यस सर, ये मैं मेड के लिखता लिए हूँ। एम और मिस्ट के लिए एस कर मेड के लिए एम और मिस के लिए एम बार। चलें, ये एस कर लें। मेड कर लेता हूँ और मिस एम कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सही है सर। आप लोग इसको लिखेंगे कंप्लीट जो भी है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा क्या है, पार और पुट। यहाँ पर लिख, पार और ब्राइड, ये ठीक है, ऐसे ही है ना। इसके लिए बताएं कोई भी। सर पी और बी लिखेंगे बस। पी फॉर प्रायोरिटी, सर पी देश लगा दे। सर आर कर लें पार। DIE, ठीक है। अच्छा, पी के लिए तो हम प्रायोरिटी लिखेंगे ना, तो पी के अलावा लेटर बताएं। आर कर लें। आर कर लें, चलें आर कर लेता हूँ, ठीक है। और ब्राइड के लिए बी लिखूं मैं, बी यस ही सर। लिखे सर। चलें बी लिखता हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर सर? यस सर। ये सर। Let's suppose R is the event that the player is attempting to make a par putt, ठीक है। तो ये make par putt है, और ये है make par है birdie putt, क्लियर। यस सर। तो सबसे सही पहले है सर। जो इनिशियली डेटा है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्री डायग्राम, मतलब डेटा के लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये मैं लिखूंगा पी आप कौन सा लेटर यूज किया था पहले हमने, एम एम सर पी ऑफ एम। पी ऑफ एम और एम डैश। पी ऑफ एम और पी ऑफ और एम कम्प्लीमेंट। एम एम का कम्प्लीमेंट। ये मिस का है, आपको नंबर भी गिवन है, टोटल के साथ डिवाइड करें, या इस मेड की ये सर ये प्रॉपर्टी मैं निकाली है सर, 0.61 आती है पी ऑफ एम। 0.6 और ये ये सर 0.61 0.61। नहीं 0.61 है, ठीक है। ये तो सर 61। 1 से माइनस करेंगे तो कितना होगा?
0.39 सर, 0.39, 39। ठीक है। चले, आप लोग या तो मिस वाला तादाद डिवाइड करें टोटल, या ऐसे माइनस करें, एक ही बात है, ठीक है। सही है सर। अच्छा, अब आगे ये कहता है कि जब वो मेड होगा, तो मेड के लिए जो अटेम्प्ट करना चाह रहा था, जो भी गोल्फर है, ठीक है, उसके लिए 39 64% है सर। चलिए मैं 3 ब्रांचेस बना रहा हूँ इसके, ठीक है। फिलहाल 2 मैंने इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी मेड में। अब ये मेड है तो हमारे पास ये गिवन एम होगा, ठीक है, जिस तरह हमने इसे पहले किया था, गिवन एम। तो मेड की ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कंडीशनल, क्योंकि हमारी एम से ब्रांच जा रही है, तो गिवन है। अब मुझे बताएं कि जो मेड में है उसमें पार की कितनी है, और वो, तो इसको मैं लिखूंगा पी। पार के लिए मैंने आर लिखा था, ठीक है, और ब्राइट के लिए मैंने बी लिखा था, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, बताएं कितनी है। 0.64 0.64 आर के लिए 64 सर। फुट के लिए तो ये, अच्छा, And और ये 0.188 आप लोग ये बताएं कितना। ठीक है ये, सर, मैं बता दूंगा। हाँ ये बताएं 0.64 0.64 and 0.188। देखिए इनका सम 1 आ रहा है, नहीं सर। नहीं तो सम अदर में आएगा, उसको हम डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ये चीज इनडायरेक्टली आपको गिवन है। अगर आप लेट सपोज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेट सपोज ओ फॉर अदर जो ब्राइडी और पार के अलावा ओ अगर मैं यूज करूं, ठीक है, उसको आप रिमेनिंग इन दोनों का सम 1 से माइनस कर सकते हैं। पर इसकी जरूरत नहीं है कि वैसे कॉन्सेप्चुअली अगर आप लोग लिखना चाहें ट्री डायग्राम, तो कंप्लीट ब्रांचेस का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो सर इसके ये तो हमें चाहिए, नहीं तो नहीं लिखेंगे ये ना सर। ये चाहिए नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, मगर हमें वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं जो अच्छा हमें चाहिए वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही मुझे बताएं जो मिस हो रही, ठीक है, उनमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पार या बार को अटेम्प्ट किया, और 0.203 सर। 0.203 किसका है। ये सर जो हमारे पास मिस हो और पार वो यहाँ हो। पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यस, क्या लिखूं मैं, अब देखें गिवन है एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो आप लोगों को पार की यानी कि आर की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, और गिवन है मिस, तो इसमें आपको ब्राइडी की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। बताएं क्या चीज है ये। 0.203 सर। 0.203 और इसकी 0.734 734, ठीक है। और अदर में ये जरूरत नहीं तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी या अदर में, ठीक है, इन दोनों का सम, मगर उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, दिस डेटा इज गिवन टू यू, जस्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। सही है सर। अच्छा, अब क्या कहता है आगे। ए तो आपने अभी बता दिया, तो है बी में क्या कर कहता लिया सर बिल्कुल। है, बी में क्या कहता है। सपोज दैट अ पीजीए टूर प्लेयर हैज अ पुट फॉर पार। अच्छा, ये सपोज या गिवन वही है, आपसे कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर विल मेक अ पुट। तो इसको मैं मैथमेटिकल किस तरह लिखूं? अच्छा सर, सर ये थ्योरम लगेगा सर। नहीं, पहले तो ये आप आप मुझे बताएं कि मैथमेटिकली मैं किस तरह लिखूंगा इसको। गिवन आर होगा सर, गिवन आर होगा हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी हम एम की। अच्छा, सपोज दैट द पीजी टूर प्लेयर पुट फॉर पार, पार के लिए हमने आर यूज किया था, गिवन आर। व्हाट इज बिल्कुल सर। प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर मेक पुट के लिए हमने कौन सा लेटर यूज किया था। एम। हाँ, एम, ठीक है। तो ये चीज आपसे मांगी जा रही है। आप लोग देखें कि आपके पास गिवन क्या है, जो डेटा में गिवन है वो ये देखें, आर गिवन एम आपको गिवन है, आपने इसका रिवर्स एम गिवन आर आपने मालूम करना है। वही सेम फार्मूला आप यूज करेंगे, तो यहाँ तक जो है ना, आई थिंक कि आप लोग पहुंच जाओगे।
सर वो कर ले वो सर, मेरा यहाँ से आगे इशू हो रहा है, बाकी यहाँ तक तो किया तो समझ नहीं। अच्छा, तो अब बी करें क्या, या हो जाएगा? सर ये बी करे तो बाकी सी और डी तो ये इजी है सर, हो जाएंगे। चलिए बी कर लेता हूँ, तो सी और डी इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताएं। ठीक है। बी में क्या था, व्हाट इज बी पार्ट? पी आप दोबारा बताएं। एम गिवन आर सर। एम गिवन आर, तो इसको मैथमेटिकल किस तरह लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे पी ऑफ एम इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाय पी ऑफ पी आर। ऑफ आर सर। क्लियर? हाँ और बिल्कुल सर। अब देखिए एम गिवन आर का पता नहीं, मगर इसका रिवर्स का पता है, यानी कि पी ऑफ आर गिवन एम हमें पता है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी ऑफ एम। एम का भी आपको पता है, पार्ट में आपने कर लिया था, ठीक है, सही है। ये सर अच्छा, जब आप बिल्कुल आर सर। की बात करेंगे तो आर होता है पार, ऐसे ही ना? तो इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको जब आपने इनिशियली देखा था तो इसमें दो चीजें आपको पता थी कि या तो वो पुट होगा या मिस होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे, आर के लिए, आर को मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस आर विल बी ये सर आर विल बिकम इंटरसेक्शन विथ एम प्लस आर विल इंटरसेक्शन विथ एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जिस तरह आप लोगों को वेरी डायग्राम में हमने ए की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें कहा था, तो दिस आर कैन बी रिटन एज पी, पी ऑफ आर कैन बी रिटन एज पी, सॉरी ये मैं लिखता हूँ, आर सही है सर, बस हो जाएगा सर। आर इंटरसेक्शन एम प्लस पी ऑफ आर इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सही है सर, ये हो जाएगा सर। मैं एक मिनट, ये मैं आपको फार्मूला बना कर दूं, फिर आप पुट करेंगे, ठीक है। तो एम सही है सर। पी ऑफ आर गिवन एम ये सेम आएगा अपॉन में, आप लोग ये सेम चीज लिखेंगे। अच्छा, प्लस ये सेम लिखा है मैंने ऊपर नीचे, इसमें चेंज होगा, तो इसमें आप पता है कि क्या चीज गिवन है। पी ऑफ एम भी गिवन था और पी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट भी गिवन था। एम कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करूं आर गिवन एम, ये आप आरएम भी करें। तो ये सेम आ जाएगा ना। इसको हम नीचे वाले को टोटल प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये बायस थ्योरम आप लोग अप्लाई करेंगे, तो इसमें तमाम चीजें आपके पास गिवन है, तो आप पुट करेंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सही है सर, ठीक है सर। और आप सब लोग समझ आ गया। फोकस करेंगे बिजनेस साइड प्रॉब्लम, ये स्पोर्ट साइड वाले जो बनते हैं उनको फोकस इस तरह के प्रॉब्लम करनी चाहिए। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोगों की बिजनेस से मेजर, तो हो सकता है कोई आप में से इंटरेस्टेड ना हो, तो इसको एज अ कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग करें, मगर फोकस करना है अपने बिजनेस तरफ की तरफ, क्योंकि आपको हमने देखा होगा फर्स्ट में भी हमने सोर्स वालों को इस तरह से प्रॉब्लम दिए थे, और आप लोगों को बिजनेस साइड से प्रॉब्लम्स दिए थे, तो हम फिर सेकंड में या फाइनल में करेंगे कि आप लोगों से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं या प्रॉब्लम वो हम करें, ठीक है। सर पेपर डिफरेंट आया था सर हमारा और उनका। हाँ, एप्लीकेशन डिफरेंट आई थी। आप लोग में 4 अच्छा क्वेश्चन के ज्यादा क्वेश्चन थे शायद, 5 क्वेश्चन थे। अच्छा सही है सर। एप्लीकेशन स्पोर्ट साइज की थी, आप लोगों के पास एप्लीकेशन बिजनेस इस तरह थे। बाकी कॉन्सेप्चुअली एक दो प्रॉब्लम सेम थे, जिसमें आप लोगों को पता है कि पहला क्वेश्चन जो था हिस्टोग्राम वगैरह वो सेम था, पहले दो आई थिंक या 3 प्रॉब्लम सेम थे, आगे एप्लीकेशन वाले चेंज थे, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये आप लोग कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, मगर इसमें पार का या फुट का या वैरायटी का या गोल्फ का हो सकता है कोई इसमें इंटरेस्ट ना हो, तो हाँ कॉन्सेप्चुअली ये ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट। और इसी तरह सी है और ये डी है, डी में कमेंट करना है आप लोगों से, आई थिंक हो जाएगा। कोई और प्रॉब्लम हो? बाकी सर देखिए टाइम है हमारे पास, 45 वाला भी करवा दे सर अगर है तो। वो देखा नहीं है सर। 45 आसान है सर, बहुत 44 करवा दो। देखा नहीं है सर, बाकी 44 वाला तो हो गया सर। तो 44 45 सर आपकी मर्जी है सर। लोग बताएं। सर एवरेज निकाल लें।
सर मेरा 44 हो गया सर, 45 देखा नहीं है इसीलिए 45 कह रहा था। अच्छा, तो वो बाकी हसीब कह रहा है आसान है तो हसीब तुमने किया है ना ये, यस सर, हो 45 जाएगा किया सर। हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हम करेंगे, ठीक है अगर सर। नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास, इजी हो जाएगा, आप लोग इसको देखें ना। तो मसला नहीं सर, नहीं हुआ तो आपसे पूछ सर लेंगे। दोनों क्वेश्चन की सिर्फ स्टेटमेंट समझा ले, हम कर खुद लेंगे। चले, ये भी सही है, स्टेटमेंट हम दोनों प्रॉब्लम की समझते हैं। ये 44 पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद 45 हसीब रीड करें जरा इसको। According to the Open Doors 2011 report, 9.5% of the all full-time US undergraduate students studied abroad during the 2009 and 10 academic year. Institute of International Education, November 14, 2011. Assume that participant records show women make up 60% of the students who studied यो abroad during the 2009-2010 academic year, but women make up only 49% of the students who didn't participate. फिर क्या कह रहा है, let A1 is equal to the student abroad during 2009-10 academic year, और A2 क्या है, the student did not study abroad during the 2009-10 academic year. W है the student is a female student. ओके, Using the given information, what is the value of PA1, PA2, PW given A1 and PW given A2? ओके। यहाँ पर आप लोग देखें कि लेट इसने लेटर खुद दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं। तो अब क्वेश्चन में ये कहता है कि 9.5% ऑफ द फुल टाइम यूएस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्टडीड अब्रॉड। तो A1 क्या है, स्टडीड अब्रॉड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको डायरेक्ट गिवन है ना, पता है क्या होगी, पी ऑफ A1 0.95 हो जाएगी, 0.095। 0.095 होगी ना, ये पहले स्टेटमेंट से क्लियर है, ठीक है। आगे फिर कहता है, ओके, ये इसका रेफरेंस दे रहा है। अज्यूम दैट द पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड्स शो वुमेन वेक अप 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी अब्रॉड। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में जा रहे हैं वो 60% वुमेन है, ठीक है। तो इस फीमेल। चीज को फीमेल है, ठीक है। इस चीज को मैं किस तरह लिखूंगा, ये वैसे ही जिस तरह आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये कहें कि अज्यूम या गिवन दैट के पार्टिसिपेंट के in abroad and probably that students is women is 0.65, तो इसको मैं लिखूंगा probability of W women given that student is in abroad। उसकी probability कितनी है, 60%, 0.60। ये चीज क्लियर है आप। यस सर। तो ये probability है who studied abroad, यानी कि ये हमारे पास मतलब डोमेन है, दूसरे लफ्जों में रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, और इसमें से probability क्या वुमेन की वो बात कर रहा है। तो probability W मैंने पहले लिखा है, और गिवन डेट के वो स्टूडेंट अब्रॉड में, उसको मैंने लिखा। अच्छा, वैसे ही ये क्या चीज है, बट वुमेन मेकअप 49% ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट। अब हमारे पास जो सिंपल है वो डिड नॉट पार्टिसिपेट है ना, मतलब डिड सर वो नॉट, W/A2 हो जाएगा। यस, probability ऑफ वुमेन गिवन के स्टूडेंट इज नॉट गोइंग अब्रॉड और डिड नॉट स्टडी इन अब्रॉड कंट्री, क्लियर। तो ये आपको कितना है, 0.49। है। अगर आप इसकी ब्रांच भी ट्री डायग्राम बनाना चाहें तो ये इस तरह होगा। लेट्स सर वो जो A1 होगा, A2 निकालने के लिए कंप्लीमेंट ले लेंगे उसका। यस, A1 है 0.6 और 0.095। हाँ 0.095, और A2 क्या होगा, 1 से माइनस करेंगे। सर 0.95 हो जाएगा, 0.91। सही है, जो भी है। अब इसमें आप लोग ये इस तरह लिखेंगे ब्रांच के लिए कि वुमेन गिवन A1 वो 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा ये वुमेन है तो ये इनफेक्ट मेल हो जाएंगे, W कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A1 की ब्रांच है ना, तो ये 0.4 रह जाएगी, इनडायरेक्टली इससे 1 माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन A2 अगर 0.49 है तो मुझे बताएं W का कॉम्प्लीमेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन, तो 1 से 0.49 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.5 बनाएगा। तो ये ट्री डायग्राम जब बना लिया आपने, तो अब आप इसी तरह बैच थ्योरम के लिए वो पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फीमेल के लिए पूछ रहा है, ये मेल के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो फीमेल के लिए करेंगे तो ये वाली ब्रांच जाएगी हमारे पास, और मेल के लिए फिर ये वाली। Yes or no? This question is clear to you, Alliance? समझ आ गई। और इसी तरह मुझे बताएं 45 आगे हो जाएगा ना? यस सर। ओके 45 रीड करें जरा असीफ। कौन रीड कर रहा था? मैं कर रहा हूँ read. In the article about investment alternatives, Money Magazine reported that drug stocks provide a potential for long-term growth, with over 50% of the adult population of the United States taking prescription drug on the regular basis. For adult age 65 and older, 82% take prescription drug regularly. For adult age 18 to 64 years, 49% take prescription drugs regularly. The 18 to 64 age group account for 83.5% of the adult population. फिर आगे reference दे रहा है. What is the probability that the random selected adult is 65% or older? Yes, is it clear? Okay, so question is clear to you all. ड्रग यस सर। ठीक है, जिसमें दो तरह की एज ग्रुप की वो बात कर रहा है, एक तो 18 to 64 है, दूसरा 64 और मोर। तो चले मैं उसके लिए आप लेटर ए या ए कॉम्प्लीमेंट की वो बात करें। फॉर एग्जांपल रफली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। पी ऑफ ए है फॉर एग्जांपल, ए को मैं अगर नाम दूं फॉर एग्जांपल 18 to 64 ये ए है, और मोर देन 65 ये आपके पास है, लेट्स सपोज बी है, या ए कॉम्प्लीमेंट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो पी ऑफ ए कितना है और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले तो मुझे बताएं डेटा में से कितना है, ठीक है। लास्ट में ये कहता है 18 to 64 एज ग्रुप अकाउंट्स 83.5 फॉर द एडल्ट पॉपुलेशन। तो 18 to 64 कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 0.83। सर पहले तो करेंगे ना, रेगुलर है ना तो 50-50 करेंगे ना दोनों को। 50% ले रहे हैं रेगुलरली, 50% नहीं ले रहे। मतलब किस तरह समझा नहीं? सर वो कह रहे हैं ना कि 50% वो हैं जो ले रहे हैं, ये ड्रग्स ले रहे हैं, तो पहली प्रोबेबिलिटी उन 50% में से बनेगी ना, एक जो 65 अबव होंगे और एक जो नहीं होंगे। नहीं, ये पॉपुलेशन की जब बात कर रहे हैं, अभी हम ड्रग्स के ऊपर वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ड्रग्स फिलहाल मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ कि बताएं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट जो है ना वो सॉरी जो पॉपुलेशन है वो 18 to 64 है, उसका बताएं। सर वो 83.5% है। 83.5 है ना, तो वही यस तो सर। लिखने जा रहा हूँ। तो ये मुझे लिखूंगा 0. वाट, ये चलिए मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। इस स्टेज में देखें क्या कहता है, 18 to 64 एज ग्रुप अकाउंट्स 83.5 फॉर द एडल्ट पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन है जस्ट, ठीक है, 0.835। अच्छा, ये जो ऊपर स्टेटमेंट है वो आपने समझा नहीं शायद। ये आर्टिकल के बारे में बता रहा है, इन एन आर्टिकल अबाउट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, मनी मैगजीन फलान जो भी है। Drug stock provide a potential for long-term growth with over 50% of the adult population। यानी कि ये रफली बता रहे हैं कि मोर देन 50% जो है ना अडल्ट पॉपुलेशन ड्रग्स का इस्तेमाल करें। मगर एग्जैक्ट डेटा क्या है
वो यहाँ से जो है ना बता रहे हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले मैंने एज ग्रुप को लेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट एज अ इवेंट लिया हुआ है, तो ए की प्रायोरिटी आपने अभी बताई 0.835, तो इससे जो ए कॉम्प्लीमेंट किया है कि यानी कि ऐसा एज ग्रुप जो है, 0.165 सर, तो इससे माइनस करेंगे एक कॉम्प्लीमेंट की 0.165। 0.165, क्लियर। अब यस देखो, सर। ये जो स्टेटमेंट है ड्रग्स के रिलेटेड वो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। United States taking a prescription drugs on the regular basis for adult age group 65 or older. 82% of patient take the drug regularly. ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है? 65 और ओल्डर के लिए हमने कौन सा लेटर यूज किया था? ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ना। तो इस ए कॉम्प्लीमेंट वाले ग्रुप में, ठीक है, यानी कि गिवन डेट ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, डी फॉर ड्रग्स को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ड्रग्स रेगुलरली बेसिस, उसकी प्रायोरिटी जो है ना आपको given, 49% आएगा इसमें। नहीं ये है 0.82। सर वो 65 प्लस है, ऊपर वाले में आएगा। तो 65 और प्लस में हमने ए कॉम्प्लीमेंट को लिया था ना। आप लोग चाहें तो इसको ए भी कर लेते, अगर इसमें आप परेशान हो रहे हैं तो। चलो मैं सही है सर, सही है। यहाँ पर करूँ क्या, अगर आप परेशान हो रहे हैं? नहीं सर उधर ही ठीक है बस। ठीक है ना, चलें। तो ये 82 जो है वो ऐसे हैं जो जिसकी एज 65 या उससे ज्यादा, उसके लिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो प्रायोरिटी ऑफ टेकिंग ड्रग्स रेगुलरली गिवन दैट एज ग्रुप इज 65 और मोर इज ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.8, क्लियर। और दूसरा क्या चीज गिवन, दूसरी की चीज गिवन है फॉर अडल्ट्स एज 18 to 65, इसके लिए हमने ए यूज किया, यानी कि गिवन दैट ए 49 टेक ड्रग्स रेगुलरली। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज सेम एज पी ऑफ डी गिवन ए, क्लियर। अच्छा, इसके दो ब्रांच आपको बनाना, ठीक है। ये फिर कितनी है? 0.49। अच्छा, दूसरी ब्रांच क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी और उसको मैं कैसे लिखूंगा वो आप बताएं। ये तो डायरेक्ट गिवन थी ना, हाँ के सर ना। वो 1 में से माइनस कर लेंगे इसको, दूसरी साथ वाली आएगी इसको मैं लिखूंगा 0.51। कैसे, लिखूंगा कैसे? चलें, गिवन तो ये है, ये नॉट टेकिंग ड्रग्स के लिए आप लोग डी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वजह से जरूरत नहीं होगी, आप लिखना चाहें डी कॉम्प्लीमेंट ही ले रहे सर, नोट 0.51। करते। डी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बहरहाल इस जरूरत नहीं है, जैसे अगर आप चाहें तो। इसमें कहता है ए पार्ट में व्हाट इज प्राउडली दे द रैंडमली सिलेक्टेड एडल्ट इज 65 ओल्डर, जिसको अभी आपने बताया 0.1। 165 सर। ओके, गिवन अडल्ट टेक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स रेगुलरली, तो ये गिवन है, तो ड्रग्स रेगुलरली के लिए मैंने डी यूज किया है, ठीक है। व्हाट इज प्राउडली दैट अडल्ट इज 65, उसके लिए हमने एक कॉम्प्लीमेंट को यूज किया हुआ है, आप चाहें यूज करें। ये चीज आप लोगों ने हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। तो इस तरह को यूज करते हुए आई थिंक कि आप लोगों से यस सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। अटेंडेंस रूम में अब आ गए सब। जैसा ले लें।